हेलो क्लास। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 9th लेक्चर में हम लोगों को कुछ टूल्स सीखने हैं जो कि सर्किट सॉल्विंग में आपकी हेल्प करेंगे। सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सर्किट सॉल्विंग का मतलब होता है टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अलग अलग ब्रांच में, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अलग अलग ब्रांच में कितनी कितनी करंट है इसको फाइंड आउट करना, या फिर अगर वो नेटवर्क कैपेसिटर्स का है तो कैपेसिटर्स पर कितना कितना चार्ज स्टोर हो रहा है इसको फाइंड करने को बोलते हैं सर्किट सॉल्विंग। और इसके टूल्स कौन कौन से हैं, चलिए इसको देखा जाए। इसके टूल्स हैं, पहला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, इसका कंसेप्ट। दूसरा है किरचॉफ्स लॉ। तीसरा पोटेंशियल ड्रॉप मेथड। फोर्थ है स्टार डेल्टा थ्योरम, सिमेट्री मेथड, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। इसमें से आपको थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इसके एक तो एग्जांपल्स आपको करा देंगे, लेकिन इसका मेन पोर्शन आपको बीटेक या बीएससी या हायर क्लासेस में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने इसका कंसेप्ट डेवलप किया था और इसकी प्रूविंग भी कर रखी है। एक बार समराइज करते हैं। अगर रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप का। और अगर रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोगों ने पहले से सीख रखा है। अगर ऐसा ही कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का किया जाए, ये कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फॉर्मूला बिल्कुल वैसे है जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का। और अगर मैं इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन दूं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलता है आपको C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा, ये केवल समरी है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस को देखेंगे और किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे चलेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करता है सर्किट सॉल्विंग में, वो अभी सीखना है हम लोग को। एक छोटी सी सर्किट बना रहे हैं, बहुत ही आसान सी। यहाँ पर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 है, ये 4 है, यहाँ पर 6 ओम है और ये है 8 ओम। और आपको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब भी आप किसी नेटवर्क का फाइंड करें तो पहले ये पता लगा ले कि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करिए तो आपको ये पहले ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है। जैसे मैं आपसे बात करूं, पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है वहां पर आप सेल या मेन एज्यूम करते हैं, मेंस। ठीक है, यहां पर हमने सेल या मेंस एज्यूम कर लिया है, इस टाइप से सिर्फ एज्यूम किया है, अभी है नहीं। ठीक है, अब जरा सा गौर करिए स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे करंट जाएगी तो यहाँ पर इसके दो पार्ट होंगे। जो पार्ट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भर जाएगी, इसमें भी वही जाएगी। इसका मतलब कि 6 ओम, 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है, ए और बी की रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर सेल को हटा रहा हूँ, सेल थी नहीं, सिर्फ सोचना है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको सेल को सोचना होता है, एज्यूम करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से करंट गई, वही करंट यहाँ से भी जा रही है, वही करंट यहाँ से भी जा रही है, तो 6, 2, 4 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन तीनों का? R इफेक्टिव इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 4
कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 ओम। मतलब इस सर्किट को आप ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं ए और बी के बीच में 12 ओम इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये रहा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में ये जो 12 ओम है और ये 8 ओम है, इनका कॉम्बिनेशन किस टाइप का है? पैरेलल टाइप का है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेल को एज्यूम करें तो सेल से करंट गई, इन दोनों में ये ब्रेक हुई, फिर इन्हीं दोनों ब्रांचेस से यहाँ पर मिल गए। इसका मतलब ये दोनों किस में आ रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 इंटू 8, 8 प्लस 12, 20/12 इंटू 8। ठीक है, कैसे करिए? 4 5 जा, 4 2 जा, 5/24। आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 24/5 ओम। अब अगर इसी नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो ए और डी टर्मिनल्स के बीच में, मतलब नेटवर्क वही है लेकिन इस बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में ना निकाल के आपको निकालना है ए और डी के बीच में। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ये 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, और इस बार आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में फाइंड करना है। ये रहा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये 6 ओम। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप सेल को एज्यूम करते हैं। ठीक है, सॉरी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर करंट यहां से चलेगी तो यहाँ पे इसके दो पार्ट होंगे। जो करंट 2 ओम में ट्रेवल करेगी वही 4 ओम में भी ट्रेवल करेगी, वही 8 ओम में ट्रेवल करेगी। इसका मतलब कि ये जो है ये तीनों किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? ये तीनों आ जाएंगे सीरीज में। इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 14। तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे रीड्रॉ कर लीजिए। फोर्टीन ओम और ये 6 ओम, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए और डी के बीच में ये दोनों किस में आ रहे हैं? ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करना है। 14 इंटू 6, 14 ये 6 आ जाएगा, प्लस 14 मतलब 20/14 इंटू 6। सॉल्व कर लें इसको, यहाँ पे कैंसिल करें। 10 3 5 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 5/21, और यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 21/5 ओम। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना था तो आ रहा था 24/5, और ए और डी के बीच में आ रहा है 21/5। नेटवर्क एक ही है लेकिन अलग अलग टर्मिनल पर अलग अलग रजिस्टर आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि नेटवर्क में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी बात थी जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, कि नेटवर्क में कितने रजिस्टर हैं, रेजिस्टेंस उस पर ही नहीं डिपेंड करता, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर ऐसे ही कैपेसिटर का नेटवर्क
आपको दिया जाए। और कैपेसिटर का नेटवर्क देकर ये हमसे पूछ सकते हैं नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। बस थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता बरतनी पड़ती है कि आपको सीरीज में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाकर पैरेलल टाइप का लगाना पड़ता है, और पैरेलल में सीरीज टाइप का। यहाँ पर 4 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, फिर 4 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरेड, 2 ले लेते हैं, 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और आपको नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछेगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एज्यूम कर लेना है एक सेल, ठीक है। अब यहां से चार्ज या करंट जाएगी तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट होंगे, जो चार्ज इस पर जाएगा वही चार्ज इस पर जाएगा, वही चार्ज इस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में है। लेकिन अगर ये सीरीज में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये तीनों सीरीज में है ये, लेकिन यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/c = 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर सीरीज में होता है तो पैरेलल टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होता है। 1/c 4 LCM 2 to the 4 2 प्लस 2 प्लस 1 c = हो जाएगा 4/5 इन तीनों के लिए। अब इसको रीड्रॉ कर लीजिए, तो इन तीनों की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 4/5 माइक्रोफैरेड है को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है ए और बी के बीच में। अब ये दोनों किस में है स्टूडेंट्स? ये दोनों है पैरेलल में, तो सीरीज टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा। C = 4 C इफेक्टिव = 4 + 4/5 20 + 4/5 that is 24/5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो जितनी भी टाइप की सर्किट आप रजिस्टर के लिए बना रहे हो, उतने टाइप की सर्किट आप कैपेसिटर के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सर्किट सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये एक नेटवर्क है जिसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और यहाँ पर एक सेल लग रखी है जिसका ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ वो है 18 वोल्ट। ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग सेल की थ्योरी में समझेंगे। फिलहाल इसका पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट है, ठीक है। इसी को ईएमएफ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ दोनों सेम नहीं होते, वो क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग सेल की थ्योरी में क्लियर करेंगे, ठीक। चलिए, तो इसका जो ये सेल है इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 18 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 18 वोल्ट है, और यहाँ से करंट फ्लो होगी। ये करंट सेल की है और ये 2 पार्ट में ब्रेक होगी। मान लेते हैं एक में I1 चली गई और दूसरे में कितनी चली गई स्टूडेंट्स? I2। हमें यहाँ पर फाइंड करना है हर एक ब्रांच में जाने वाली करंट, मतलब 3 ओम में कितनी गई, 6 ओम में कितनी गई, 4 ओम में कितनी गई, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर I1 और I2 ब्रेक हो रहे हैं और इस पॉइंट पर I1 और I2 इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू मिल भी रहे हैं और मिल के फिर से नेट करंट बना दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। बंटवारा भी हो और जाके मिले भी
तो इसका मतलब वो किस में है, पैरेलल में है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा होगा। अच्छा, हमें पहले नेट करंट फाइंड कर लेना चाहिए, मतलब सेल ने कितनी करंट सर्किट को प्रोवाइड की है, मतलब आई, और वही आई 4 ओम में फ्लो होने वाली करंट भी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर 3 और 6 ओम किसमें स्टूडेंट्स, ये है पैरेलल में, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/R इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और R इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको 3 2 जा मतलब 2 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम होगा। आप इस नेटवर्क को रीड्रॉ कर लीजिए, 4 ओम, 2 ओम, 18 वोल्ट की सेल। ठीक है, अब ये 2 ओम और ये 4 ओम इस सेल के टर्मिनल्स के साथ किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जो करंट 2 ओम में जा रही है वही करंट 4 ओम में भी जा रही है, मतलब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क मिल जाएगा 6 4 + 2 मतलब 6, और इसके साथ सेल कनेक्ट है 18 वोल्ट की। ठीक है, अब इसमें कितनी करंट जा रही होगी, तो I = V/R, वोल्टेज कितना है V 18 है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 एम्पियर। अब जो इफेक्टिव करंट है या नेट करंट है वो है 3 एम्पियर की। ठीक है, अब ये 3 एम्पियर की करंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, आपको इसमें और इसमें दोनों में करंट चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लास्ट क्लास में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का जो बंटवारा होता है वो उनके रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के रेशियो में होता है, मतलब करंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल का रेशियो, मतलब 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है, अब रेशियो सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसका, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, मतलब I1 रेशियो I2 कितना आ रहा है 2:1। ठीक है, और I1 I2 के साथ एक और रिलेशन आप पहले से ही यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो 3 एम्पियर की गई है और 3 एम्पियर की ही करंट के 2 पार्ट हुए हैं, इसका मतलब कि I1 + I2 = कितना 3 एम्पियर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, तो यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिलेगी 2I2, और इस I1 की वैल्यू के यहाँ पर हमें इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। चलिए, 2I2 + I2 = 3 एम्पियर, मतलब 3I2 = 3 एम्पियर, I2 = 1 एम्पियर। इसमें जाने वाली करंट 1 एम्पियर की है, I2 1 एम्पियर, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, तो अगर 3 एम्पियर की करंट आ रही है, इसमें चली गई 1 एम्पियर, इसमें कितनी चली जाएगी स्टूडेंट्स, इसमें चली जाएगी 2 एम्पियर की। ठीक है, 4 ओम में कितनी जा रही है 3 एम्पियर, 3 ओम में कितनी जा रही है 2 एम्पियर की करंट, और 6 ओम में कितनी जा रही है 1 एम्पियर की करंट। ये हमने सर्किट को सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर देने का मतलब हर एक ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, और इसमें हमने किसकी हेल्प ली है, नेट करंट निकालने के लिए हमने किसकी हेल्प ली स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेल्प ली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दी जाए जिसमें हमें ये ना पता चल पाए कि रेजिस्टर्स पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसमें 2 रूल है, चलिए इसको सीखा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स,
और एक बात आपको क्लियर कर देते हैं कि जितनी भी सर्किट रेजिस्टर्स के लिए आप बना रहे हैं उतनी सर्किट आप कैपेसिटर के लिए भी बना सकते हैं। ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स सिर्फ रेजिस्टर्स पे ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सब के सब जो है वो कैपेसिटर पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए किरचॉफ्स लॉ को देखा जाए। किरचॉफ्स लॉ, इसमें दो रूल है या दो लॉज है, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, और दूसरा होता है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ, या उसको बोलते हैं मेश लॉ। ठीक है, अलग अलग नाम है, उससे बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आती है, अगर ये जंक्शन है इसमें करंट आ रही है I1, I2, I3 और इस जंक्शन से जाने वाली करंट I4 और I5 है, तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। मतलब यहाँ पर कहीं से बाहर से चार्ज नहीं आने वाला और ना ही यहाँ पर कोई चार्ज जो है वो वैनिश कर जाने वाला है। मतलब जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। ठीक है, मतलब अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 का इफेक्ट देखें तो वो I4 और I5 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको इस तरफ ट्रांसफर करिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये क्या चीज है? ये है करंट्स का इस जंक्शन पर अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स विद सिग्नेचर। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब होता है सम विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ एडिशन। लेकिन अलजेब्रिक सम का मतलब होता है विद सिग्नेचर एडिशन। मतलब आने वाली करंट को हमने अगर पॉजिटिव साइन प्रोवाइड किया है तो जाने वाली करंट को हम लोग नेगेटिव साइन प्रोवाइड करेंगे, और इन सभी का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब किसी भी जंक्शन पर ढेर सारी करंट आए और ढेर सारी करंट जाए तो उन सब का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के। एट एनी जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर ढेर सारी करंट आए और ढेर सारी करंट जाए। ठीक है, ये जो है रूल ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 टाइप के ही कंजर्वेशन लॉज है पूरी फिजिक्स में, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन। तो ये जो लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा ना तो चार्ज आएगा और ना ही कहीं से यहां पर वैनिश होगा। इसका मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, मतलब जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। ठीक है, इसका कुछ स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का, आप इसको नोट कर लें। The algebraic sum of all the currents at any junction is 0। अलजेब्रिक सम का मतलब स्टूडेंट्स एडिशन विद सिग्नेचर या सम विद सिग्नेचर।
विद सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव साइन। बस इसको अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो करंट आ रही है जंक्शन पर उनको पॉजिटिव सिग्नेचर प्रोवाइड करिए और जो करंट जा रही है उनको नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या इसी को बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फर्स्ट था किरचॉफ करंट लॉ और ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बहुत ही आसान सा है। इसका स्टेटमेंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप along any closed loop is always zero। मतलब कि किसी भी क्लोज लूप या मैश में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम जीरो होना चाहिए या जीरो होता है। ठीक है, मतलब इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अलोंग एनी क्लोज लूप इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है। आपको अलजेब्रिक सम करना है, मतलब कि आपको सिग्नेचर फिक्स करना पड़ेगा पहले, किसको हम पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव लें, और ये सीखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप करता कौन है, पोटेंशियल ड्रॉप कौन करता है और कितना करता है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में पहले सीख लेते हैं तब इसको अप्लाई करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं आपको सेल की बात करूं, हम लोग सेल की बात करें तो सेल, अगर मैंने बोला कि एक सेल है, इसका ईएमएफ 18 वोल्ट है। ईएमएफ सेल का टर्मिनल वोल्टेज होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस टाइम जिस टाइम सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक लेक्चर डिजाइन करेंगे। फिलहाल सेल का जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है, या इसको और बेहतर तरीके से क्या बोल सकते हैं कि सेल का जो ईएमएफ है वो 18 वोल्ट है। ठीक है, 18 वोल्ट की सेल है और इसको हमने एक कंडक्टर के ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेल जितने पोटेंशियल की है, जितना इसका ईएमएफ है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई की जाती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अपने पोटेंशियल के बराबर का, या यूं कहें कि अपने टर्मिनल वोल्टेज के बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 वोल्ट। ठीक है, सेल का मकसद ही होता है दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, ये वाला हाई पोटेंशियल वाली टर्मिनल है, इसका मतलब कि पॉइंट ए बी के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर होगा और बी ए के रिस्पेक्ट में लो पोटेंशियल पर होगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 18 वोल्ट का। मैं यहाँ पर वोल्टेज नहीं बोल रहा हूँ कि ए का पोटेंशियल 18 होगा ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इसको ए पॉइंट को 18 वोल्ट पर मान लूं तो बी को 0 होना पड़ेगा, जिससे कि डिफरेंस कितना रहे, जिससे डिफरेंस रहे 18 वोल्ट। 18 माइनस 0 ये सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अगर इसका वोल्टेज 18 ना ले, हम इसका वोल्टेज ले लें 20, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज होगा 2, जिससे डिफरेंस इस बार भी कितना आ जाए, 18 आ जाए। 20 माइनस 2 दैट इज 18। ठीक है, अगर मैं इसका वोल्टेज कुछ 10 वोल्ट ले रहा हूं तो इसका वोल्टेज कितना लेना पड़ेगा, -8 वोल्ट। 10 माइनस -8 मतलब कितना, 18।
तो सेल का ईएमएफ जितना होता है, सेल का वोल्टेज जितना होता है, जब ये सेल उस किसी भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होती है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में अपने पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला एलिमेंट है सर्किट का सेल जो कि पोटेंशियल ड्रॉप बनाता है, करता है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रजिस्टर। हमने एक वायर में 10 वोल्ट पर करंट को फ्लो कराया और इस वायर में फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पीयर की है और इस वायर का जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, आपने करंट को कितने वोल्टेज पर फ्लो कराया है? 10 वोल्ट पर। तो ये जो रेजिस्टर है वो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप कर देगा, कितना पोटेंशियल कम कर देगा? I इंटू आर के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, मतलब रेजिस्टर इंटू करस्पॉन्डिंग करंट। ठीक है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर की। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, मतलब कितना? 6 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट से A से B तक जाएं तो जब इस रेजिस्टर को आप जंप कर जाओगे तो इस पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको? तो आपने करंट को फ्लो कराया था 10 वोल्ट पर, रेजिस्टर ने 6 वोल्ट का ड्रॉप कर दिया तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 मतलब 4 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। पोटेंशियल एट B 4 वोल्ट और पोटेंशियल एट A आपने मेंटेन रखा था 10 वोल्ट पर। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ 5 ओम है। इसमें आपने 3 एम्पीयर की करंट लगा रखी है और इस करंट को 18 वोल्ट पर सेंड किया जा रहा है इस सर्किट में या इस वायर में। आपसे पूछा जा रहा है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। ठीक है, तो आपने करंट को 18 वोल्ट पर प्रोवाइड किया है इस सर्किट में, तो यहां पर मिला आपको रेजिस्टर। अब रेजिस्टर पोटेंशियल कुछ कम कर देगा, कुछ ड्रॉप कर देगा, कुछ गिरा देगा। कितना पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा? तो V इक्वल टू होता है आई आर। आई कितना? 3 एम्पियर। आर कितना? 5 ओम। 15 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। अप्लाई कितने का किया था? 18 वोल्ट। यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 15 वोल्ट का। तो बचेगा कितना? 18 माइनस 15 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टर होता है वो भी पोटेंशियल ड्रॉप करता है। किसके बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप करता है? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू करस्पॉन्डिंग करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर का। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एलिमेंट है जिसको आप लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर भी पोटेंशियल का ड्रॉप क्रिएट करता है। वो कितना करता है देखा जाए। पॉइंट ए और बी के बीच में हमने एक कैपेसिटर को लगा दिया है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C है और इस पर जो स्टोर्ड चार्ज है वो Q है। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने करंट को कुछ V वोल्ट पर या VA पर करंट को फ्लो कराया था। हमें इस पॉइंट B का पोटेंशियल चाहिए, VB चाहिए। ठीक है, आप ये जान रहे हैं कि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। इसका मतलब कि B का पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में तो कुछ कम ही होगा, लेकिन कितना होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV। कैपेसिटर की थ्योरी से हम लोग ये जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो V इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? V इक्वल हो जाएगा Q बाई C। ठीक है, तो कोई भी कैपेसिटर Q स्टोर्ड चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस के बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करता है। ठीक है,
तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, Q बाई सी का, Q बाई सी का। तो यहां पर पोटेंशियल बचेगा कितना, तो यहां पर पोटेंशियल अप्लाई कितने का किया था, VA का, और कितना ड्रॉप हो गया, Q बाई सी के बराबर का ड्रॉप हो गया, तो इतना रिमेनिंग पार्ट जो है वो पोटेंशियल B का है। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अगर A का पोटेंशियल मैं मान लूं कुछ 20 वोल्ट है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है और इस पर स्टोर्ड चार्ज 4 माइक्रोकूलम है, तो B का पोटेंशियल बताइए। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा B का पोटेंशियल बताने के लिए कि यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हुआ। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप स्टोर्ड चार्ज 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू जा 4। पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, कूलम पर फैरेड मतलब वोल्ट। आपने अप्लाई कितने पे किया था, करंट को या चार्ज को फ्लो कितने पे कराया था, 20 वोल्ट पर, और इस कैपेसिटर ने पोटेंशियल को ड्रॉप कितने का किया, 2 वोल्ट का, यहां पर कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। ठीक है, बहुत ढेर सारे सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं जो कि पोटेंशियल का ड्रॉप करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका सेल, सेकंड है आपका कैपेसिटर, थर्ड है आपका रजिस्टर, और एक और होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टर कॉइल, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक, अब साइन, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है कि ये भी अलजेब्रिक सम पर डिपेंड करता है, इसका मतलब कि आपको सिग्नेचर फिक्स करना पड़ेगा। वो सिग्नेचर आप कैसे फिक्स करेंगे वो देखते हैं। चलिए, पोटेंशियल ड्रॉप का सिग्नेचर कैसे फिक्स करते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। अब ये किरचॉफ लॉ हम लोग अभी शुरू भी नहीं किए हैं, ये सिर्फ उसके लिए टूल्स हैं किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सेल की बात करूं और सेल B वोल्ट की है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं A से B की तरफ, तो ये बताइए कि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ रहे हैं। डेफिनेटली बड़ी वाली लाइन जो है वो हाई पोटेंशियल को शो करती है, छोटी वाली लाइन जो सेल की है वो लो पोटेंशियल को शो करती है। इसका मतलब कि अगर आप A से B पर जा रहे हैं तो हाई टू लो ट्रेवल कर रहे हैं, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव से होगा कि पॉजिटिव से होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं VB माइनस VA, ये पॉजिटिव से होगा कि नेगेटिव, VB कम है A के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक छोटी क्वांटिटी से एक बड़ी मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव से आ जाएगा, और नेगेटिव से कितना आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना सेल का वोल्टेज है या EMF है। मतलब कितना, V तो होगा लेकिन किससे, माइनस से। क्यों, क्योंकि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो। यहीं पे अगर आप इसी सेटअप में आप B से A ट्रेवल कर रहे होते, इस सेल का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V है, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता, पोटेंशियल ड्रॉप होता प्लस V के बराबर का। ठीक है, जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप करेंगे तो EMF, पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा लेकिन माइनस से, और आप पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा लेकिन प्लस से, वोल्टेज के बराबर होगा लेकिन प्लस से। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर को देखते हैं। कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही जैसे ये काम करता है। अगर ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C, पॉइंट A और ये पॉइंट B। आप अपने ट्रेवलिंग की डायरेक्शन को पहले डिसाइड करिए। अगर आप A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो नेगेटिव पर जंप कर रहे हो, नेगेटिव पोल पर जंप कर रहे हैं, इसका मतलब कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा A और B के बीच में वो माइनस से होगा। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चल रहे हैं। ठीक है,
कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर, पहले वो तो नेगेटिव से होगा, लेकिन कितना होगा तो Q/C के बराबर का। अभी अभी सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अभी B से A की तरफ ट्रेवल करते तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ रहे होंगे आप उस टाइम, इधर से इधर चलेंगे तो चार्ज है Q, कैपेसिटेंस C, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप का सिग्नेचर होगा वो कैसा होगा, +Q/C, ठीक है। नेक्स्ट रजिस्टर वाला देख लेते हैं। ये R का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट है I, पॉइंट A और ये पॉइंट B। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे, हमेशा याद रखिएगा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही ट्रेवल करता है, तो अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप करंट की डायरेक्शन में चल के कंसीडर कर रहे हैं तो IR तो होगा रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग करंट, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये माइनस से होगा, क्यों, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं B से A आ रहा होता, करंट तो इधर जा रही है, लेकिन आप A से B ना चल के अब B से A आ रहे हैं, तो इस बार VA माइनस VB, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, VA माइनस VB करेंगे तो ये पॉजिटिव से आ जाएगा। पॉजिटिव कितना आएगा, IR, ठीक है। ये बहुत ही छोटी छोटी पार्ट्स है किरचॉफ लॉ को और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए किरचॉफ लॉ के मेन पार्ट पे चलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ को। यहां पर मैंने एक सेल लगाया है जिसका EMF या वोल्टेज V1 है, यहां पर एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, यहां पर एक और सेल है जिसका वोल्टेज है V2, EMF V2 है, और ये सर्किट कंप्लीट हो गई। ये एक मैश है, एक लूप है, ये लूप यहां से स्टार्ट कर रहा है और फिर यहीं पर फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, इसमें आप करंट को किसी भी सेल से स्टार्ट कर दीजिए चलाना, ठीक है। मैं इस वाले सेल से चला सकता हूँ या इस वाले सेल से चला सकता हूँ, यहाँ से चला रहे हैं, यहाँ से I करंट चली, ठीक है। वो I करंट R2 में गई, फिर वो इस सेल से होते हुए R1 में गई और फिर यहाँ पर आ गई। याद रखिएगा करंट को किसी भी सेल से आप चला सकते हैं, ये इससे बड़ा भी सर्किट होगा, अभी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका दिखा रहे हैं, किसी भी सेल से चलाइए, लेकिन जिस सेल ने जितनी करंट प्रोवाइड की है सर्किट को, बाद में उतनी ही करंट इस सेल को मिल जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो हमारा KVL है वो ये कहता है कि इस सर्किट के अलॉन्ग जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप है उसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दें, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट A, B, C, D। हम लोग किस मैश में काम कर रहे हैं, मैश A, B, C, D फिर A, मतलब कंप्लीट मैश में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं A से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, A से B तक जाएंगे तो दो एलिमेंट है जो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं, एक तो सेल है वो अपने वोल्टेज के बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप करता है, एक रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस इनटू करंट के बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप करता है। चलिए तो पहले यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आप लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल राइज होगा, ठीक है। तो प्लस किसके बराबर का, इसके वोल्टेज के बराबर का, प्लस क्यों, क्योंकि वोल्टेज राइज हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको जंप करने के बाद ये मिला आपको, यहां पर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस, कितने के बराबर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I इंटू R, तो I तो I है
लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है R2। फिर B पर आ गए, B से C तक आएंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कर सके। ठीक, C से D में एक एलिमेंट है, आप ये है सेल, और सेल के निगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर वोल्टेज का गेन होगा प्लस V2 के बराबर का। ठीक है, फिर D पर पहुंच गए, D पर जब पहुंच गए तो D से A तक जाने में, D से A तक जाने में आप किस करंट के साथ जा रहे हैं, I के साथ ही जा रहे हैं, करंट के अलोंग जा रहे हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा मतलब माइनस करंट I, रेजिस्टेंस R1, और यहां पर आप फिर से पहुंच गए, इन सब का अलजेब्रिक सम 0। यही है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब किसी भी मैश में, क्लोज्ड मैश में जितने भी एलिमेंट है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सकें, उनका पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बेहतर करते हैं। मैं यहां पर 2 सर्किट वाला एक मैश बना रहा हूं, एक नेटवर्क बना रहा हूं जिसमें 2 मैश, V1 R1 R2 V2 R3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मैश है, A B C D E और ये F, एक ऊपर वाला मैश और ये नीचे वाला मैश। यहाँ पर 2 सेल लगी हुई है, आपको इससे बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हम किस सेल से करंट को चलाएं, किसी भी सेल से चलाइए, लेकिन हाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही टाइप से करिए जिससे कि जिस सेल ने जो करंट चलाई है उसको वही करंट मिले। देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि इस V1 सेल ने I करंट फ्लो कराई है। ठीक है, ये I करंट R1 से होते हुए जब ये C नेटवर्क पर आएगी, C जंक्शन पर आएगी, तो इसके पास तब 2 रास्ते हैं। मान लेते हैं कि इसमें जाने वाली करंट I1 है, तो इसमें जाने वाली करंट कितनी होगी, यहां पर मैं I2 मान सकता हूं, जनरली लोग I2 ही मानते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ को यहीं पर अप्लाई कर दे रहे हैं। अगर आने वाली करंट I है और जाने वाली करंट I1 और इसको हमने I2 मान लिया, ठीक है, तो I2 कितना होगा, I2 हो जाएगा I माइनस I1। तो आप यहां पर I2 क्यों माने, यहां पर हम लोग ऐसे ना मान लें कि I यहां पर I है, I1 इधर से चली गई, यहां पे बची कितनी I माइनस I1। आप जितने कम अननोन में डील कर सके उतने कम अननोन को यूज करिए, नहीं तो इक्वेशंस बहुत ढेर सारी मिल जाएगी, फिर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। यहां से I करंट आई, इधर I1 चली गई, तो इधर I2 मत लीजिए भाई, यहां पर क्या ले लीजिए I माइनस I1, इसी को लोग I2 बोलते हैं, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं KCL को डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये करंट इधर से होकर जाएगी, ठीक है, ये करंट इधर से होकर जाएगी, इसमें करंट कितनी करंट जा रही है स्टूडेंट्स I1, इसमें से कितनी करंट होकर जा रही है I माइनस I1, इधर से I माइनस I1 है। अब जब I माइनस I1 और ये I1 इस जंक्शन पर मिलेगी तो कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा I, मतलब ये गई I, और इस सेल ने I करंट फ्लो कराई थी तो लास्ट में इसको I करंट मिल भी गई। ठीक है, इसका मतलब कि हमने यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दें कि इस अलग अलग मैश में, ये फर्स्ट मैश है, ये सेकेंड मैश है, इन दोनों में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। ठीक है, हम लोग इस फर्स्ट मैश में यूज कर रहे हैं ए से चलने के लिए, और यहां पर जरा गौर करिएगा, आप कहीं से भी चल सकते हैं, बस ए से चल रहे हैं तो ए तक लौट के वापस आइए, बी से चल रहे हैं तो बी से वापस लौट, बी तक वापस लौट के आइए। ठीक है, मैं ए से चल रहा हूं, ए से बी, बी से सी,
सी से एफ, एफ से ए। अगर मैं बी से चलना स्टार्ट करता तो क्या करते, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए और फिर ए से बी, कहीं से भी आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए से बी चलेंगे तो दो एलिमेंट है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सकते हैं। पहला सेल मिला, सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं प्लस V1, यहां पर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं माइनस IR1। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सके। यहां पर कौन है, R रेजिस्टर, ये भी पोटेंशियल ड्रॉप करता है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा I1 R2। फिर यहां पर सेल मिली, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप कर रहे हैं, मतलब यहां पे ड्रॉप होगा, इसके वोल्टेज के बराबर का ड्रॉप होगा V2। यहां पर आए और यहां से फिर ए तक गए तो यहां पर आपको कोई भी रेजिस्टर या कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सके। कंप्लीट हो गया, इक्वल टू कितना कर दे, 0। ठीक है, यहां पर कितने अननोन है स्टूडेंट्स, यहां पर अननोन है I और I1, I और I1। ठीक है, दो अननोन है, एक ही इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी तो हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इस वाले में इक्वेशन बना लीजिए, दूसरे वाले मेष में, दूसरे वाले मेष का नाम मैं कहीं से भी ले सकता हूं, सी से ले रहा हूं, एक बार सी से ले रहा हूं, सी डी ई एफ और फिर से आपको सी तक आना है वापस लौट के। ठीक है, चलिए सी से डी तक गए, कोई एलिमेंट नहीं है, डी से ई गए, एक एलिमेंट है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप कर सकता है। चलिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस और करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, I2 नहीं माना हमने, I माइनस I1। ठीक है, यहां पर आए, यहां पर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला एलिमेंट नहीं है। अब इधर से इधर चल रहे हैं आप, सी से एफ, सॉरी एफ से सी चल रहा है आपको। पहले आप जंप करोगे इस सेल को, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं, मतलब कि आपको वोल्टेज का राइज मिलेगा, प्लस कितना राइज मिलेगा, जितना उसका वोल्टेज होगा V2। यहां पर आप इस करंट के, करंट इधर जा रही है, आप इस करंट के अपोजिट चलकर यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रेजिस्टर R2, करस्पॉन्डिंग करंट I1 इक्वल टू कितना, 0। यहां पर दो अननोन, यहां पर दो अननोन, दो अननोन, दो इक्वेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। जब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो आप बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैपेसिटर्स के लिए भी अप्लाई होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उन सब रेजिस्टर्स में से जाने वाली करंट को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टर्स ना तो आपको सीरीज में नजर आएंगे और ना ही कंप्लीट पैरेलल में नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पर किरचॉफ्स सर्किटल लॉ और करंट लॉ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप करंट को किसी एक सेल से चलता हुआ मान सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि करंट को 40 वोल्ट से चलाएं या 80 वोल्ट से चलाएं, किसी भी एक सेल से आप करंट को चलाइए, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि ये सेल जितनी करंट को ड्रॉ करेगी उतनी ही करंट बाद में इसको मिलनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं ये 80 वोल्ट की सेल आई करंट फ्लो करा रही है। ये आई करंट यहाँ पर जाकर दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक को मैं I1 दे रहा हूँ तो दूसरी इसमें जाने वाली करंट जिसको I2 लोग मानते हैं उसको क्या मानिए आप, I माइनस I1। ठीक है, इस वाली ब्रांच में कितनी जा रही है, I माइनस I1, I माइनस I1। और इस वाली ब्रांच से कितनी आ रही है, I1। यहाँ पर जब जंक्शन में ये दोनों ब्रांचेस की करंट मिलेगी तो फिर से मिल के कितनी हो जाएगी, I, और इसको उतनी ही करंट मिल जाएगी जितनी इसने ड्रॉ किया था इस सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ऑलरेडी किरचॉफ करंट लॉ यूज कर दिया है। ठीक है, अब आपको यूज क्या करना है, इस मेश और इस मेश में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे दूं ABCDEF।
चलिए तो मैं ए बी ई एफ की बात कर लूं। इन मैश ए बी ई एफ ए, इस पूरे मैश में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उन सबका अलजेब्रिक सम कितना होना है? 0 होना है। चलिए ए से बी कोई एलिमेंट नहीं है जो पोटेंशियल ड्रॉप कर सके, बी से ई तक आएंगे तो ये रेजिस्टर रहा, रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप करता है किसके बराबर का? रेजिस्टेंस इनटू करस्पॉन्डिंग करंट। करस्पॉन्डिंग करंट कितनी? इसमें जाने वाली करंट है I1। आप करंट के अलोंग जा रहे हैं कि करंट के अपोजिट? करंट इधर से इधर आ रही है, आप ऐसे जा रहे हो तो क्या रहेगा? ये प्लस से, लिखते नहीं प्लस को, ठीक है। तो 40 I1 इधर से इधर गए, सॉरी अभी यहाँ पर सेल भी है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव पर आप जंप कर रहे हो, मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, मतलब कि वोल्टेज का यहाँ पर डाउनफॉल होगा। कितने का डाउनफॉल होगा? 40 का, और माइनस के साथ क्योंकि डाउनफॉल हो रहा है। ई से एफ तक कोई एलिमेंट नहीं है, एफ से ए तक फिर आपको रेजिस्टर मिला, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना? 20। इसमें जाने वाली करंट कितनी है? I माइनस I1, I माइनस I1। अब आपको डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस, करंट के साथ चल रहे हैं, आप भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, मतलब माइनस, इक्वल टू कितना? 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 20 से इसको कैंसिल किया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा 2I1 माइनस 2, माइनस इंटी कराइए तो माइनस I प्लस I1 इक्वल टू 0। I1 और I1, 2I1 कितना हो जाएगा? 3I1 माइनस I माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इस वाले की बात कर लें, बी सी डी ई बी, इन बी सी डी ई बी, बी से सी कोई एलिमेंट नहीं है, सी से डी में 2 हैं। एक ये आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जंप कर रहे हो तो यहाँ पर राइज मिलेगा, 80 का वोल्टेज राइज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट कितनी है? I, यहाँ का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है? 20। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस 20I। डी से ई कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, फिर ई से बी चलेंगे तो एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होना है, एक यहाँ पर होना है। यहाँ पर पोटेंशियल का राइज होगा क्योंकि नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव पर जंप कर रहे हैं, प्लस 40, और यहाँ पर करंट के साथ चल रहे हैं, करंट इधर, आप भी इधर जा रहे हो तो प्लस सॉरी माइनस 40I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैंसिलेशन करिए, 1 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, सॉल्व करिए। 4 माइनस I प्लस 2 माइनस 2I1 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 4 to 6 माइनस 2I1, अब यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लीजिए, माइनस 2I1 माइनस I प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, I और I1, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पर कोएफिशिएंट है -1, तो फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स को ही यह यूज करना है, यहाँ पर इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। इक्वल टू 0 यहाँ पर आइए, -2I1 माइनस I प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसमें इसे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका सिग्नेचर प्लस, इसका प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5I1, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू हो जाएगा 8/5। करंट अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कि आपने सर्किट में करंट की डायरेक्शन को सही चूज किया है, मतलब जिधर करंट है उधर ही, जिधर आपने चूज किया है करंट को उधर ही करंट फ्लो हो रही है, मतलब इधर। तो 40 ओम में कितना फ्लो हो रहा है? ये 40 ओम में फ्लो हो रहा है,
कितनी करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स? फ्लो हो रही है 8/5 एम्पियर। ठीक है, आई कितना होगा, मतलब इस 20 ओम में फ्लो होने वाली करंट इसमें, तो इस I1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, इसको यहां पर रख दीजिए I1 की वैल्यू को। तो -2 I1 कितना है भैया, ये 8/5 माइनस आई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -16/5 प्लस 6 और आई को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। ठीक है, -16 इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14/5 एम्पियर। ठीक है, मतलब कि इस 20 ओम रेजिस्टर में जो फ्लो होने वाली करंट है आई, उसकी वैल्यू आ गई है 14/5 एम्पियर। ठीक है, अब इस 20 ओम, इस वाले 20 ओम में कितनी फ्लो होगी, इसमें तो आ गई है 14/5, इसमें कितनी आ रही है, इसमें आ रही है 8/5, इसमें कितनी फ्लो होगी, तो I माइनस I1, तो I माइनस I1 कर लीजिए। I माइनस I1 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, I कितना है 14/5 माइनस 8/5 6/5 एम्पियर। ठीक है, तो हर एक ब्रांच में आपने करंट को फाइंड कर लिया है। ठीक, अब यहां पर हमने करंट को 80 वोल्ट से चलाया था और उस हिसाब से फाइंड किया, अगर हम यहां से चलाते तब भी यही रिजल्ट आता। ठीक है, करके देख लेते हैं अभी, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। इस टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशन पर ये रिजल्ट है। क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप से है। इस वाले 20 ओम में 14/5, इस वाले 40 ओम में 8/5, और ये जो ये वाला जो 20 ओम है इसमें भी, इसमें 6/5 आ रहा है एम्पियर की करंट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, आप किसी भी सेल से आप करंट को चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ना चलाऊँ, यहाँ से चला के देखूंगा तब भी करंट यही आएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं करके। मैं यहाँ पर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ और एक नए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको सॉल्व करूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है अभी। चलिए, ये 20 40 वोल्ट, 80 वोल्ट, 20 ओम। आप इस वाले सेल से करंट को चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, आप चलाइए। मान लेते हैं इसमें करंट है I। अब जब ये इस जंक्शन पर पहुंचेगी तो इसके दो पार्ट होंगे, एक इधर चलेगी I1, तो इधर कितनी जाएगी फ्रेंड्स, I2 मत मानिए, इसको मानिए I माइनस I1। ठीक है, इसमें जाने वाली करंट I1, इसमें जाने वाली करंट I माइनस I1, और जब इस जंक्शन पे ये दोनों मिलेंगे तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर फिर से इसको I करंट मिल जाएगी, जो कि मिलने भी चाहिए। ठीक है, जिस सेल ने जितनी करंट दी है उतनी करंट वो लेगा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इस वाले में बात कर लेते हैं। यहां से चलेंगे और फिर से यहीं पर पहुंचेंगे। ठीक, इधर से इधर चले, कोई एलिमेंट नहीं मिला, इधर से इधर चले, यहां पर आइए, करंट इधर है, आप इधर जा रहे हो, +40I, फिर आपको यहाँ पर सेल मिली, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप कर रहे हैं, -40, इधर से इधर गए, कुछ नहीं मिला, फिर इधर से इधर आ रहे हैं, तो इस I1 के अपोजिट चल रहे हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, +40
सॉरी 20I1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 2 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2I प्लस I1 माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इस वाले की बात कर ले, कहीं से भी चलना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पूरे को चक्कर लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए कोई नहीं, कोई मिला ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक गए सेल मिली प्लस 80, नेगेटिव से पॉजिटिव पर करंट के साथ चल रहे हैं इस 20 ओम में, तो -I-1 इंटू 20, फिर करंट के साथ चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इधर से इधर चलेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव पर +40 का राइज मिलेगा, करंट के साथ चल रहे हैं फिर डिक्रीज होगा, -40I इक्वल टू 0। कैंसिल करिए, 1 4 2 2 4 -I प्लस I1 प्लस 2 -2I इक्वल टू 0। I1 यहाँ पे -I -2I -3I, यहाँ पर ये आ गया ये दोनों, और 4 to मतलब 6 4 to 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर I1 प्लस से है, यहाँ पर I1 भी प्लस से है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। I1 को पहले लिख देते हैं, I1 प्लस 2I -2 इक्वल टू 0, I1 -3I प्लस 6 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस से हो जाएगा, ये प्लस से हो जाएगा, और ये माइनस से हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5I -8 इक्वल टू 0। तो I जोड़ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, I यहाँ पर हमने किसको मान रखा है, इस 40 ओम में जाने वाली करंट जो कि कितनी आ रही है 8/5, और यहाँ पर इस 40 ओम में जाने वाली करंट को I1 माना था, लेकिन वो कितनी आ रही थी, वो 8/5 ही तो आ रही थी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही इस I की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करिए, चाहे इसमें कर लीजिए, इसमें रख देते हैं। चलिए, I1 -3 I की वैल्यू 8/5 प्लस 6 इक्वल टू 0, I माइनस ये हो जाएगा 24/5 प्लस 6 इक्वल टू 0, I1 24/5 माइनस 6, ये हो जाएगा 24 माइनस 6 -30/5। तो यहाँ पर I1 मिल रहा है आपको, इस केस में I1 मिल रहा है -6/5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, I1 की वैल्यू 6/5 है, लेकिन आगे माइनस क्या कर रहा है, माइनस का मतलब कि आपने डायरेक्शन को गलत चूज किया है, I1 इधर ना होके इधर होगा। तो यहाँ पर करंट के आगे अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि आपने जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो आपने डायरेक्शन को गलत चूज कर लिया था, बस इसका और कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो करंट इसमें जाने 20 ओम में जाने वाली करंट 6/5 एम्पियर ही है, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जाने वाली करंट निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 8/5 माइनस 6/5, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 14/5। इसमें जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी 14/5। तो वैल्यूज वही आ रही है, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी चूज कर सकते हैं। बस आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है कि अगर आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का बनाया है, लेकिन करंट के सामने अगर माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि आपने डायरेक्शन को गलत चूज कर लिया है। और अब इसका आप रियल पिक्चर भी बना सकते हैं, रियल पिक्चर इस टाइप से बना सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को सही करके।
ये 20, 40, यहाँ पर 80 वोल्ट, 20 और ये 40। आप करंट की डायरेक्शन को सही करके यहाँ पे पिक्चर बना सकते हैं। इसमें जाने वाली करंट I, जिसकी वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पर 8/5। इसका एक पार्ट इधर नहीं गया है, ये कहीं इधर से आ रहा होगा, मतलब ऐसे आपने गलत चूज कर लिया था। 6/5 एम्पीयर की करंट इधर से आ रही है और 8/5 और 6/5 ऐड होके 14/5 यहाँ पर बना रहे होंगे। तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी चूज कर सकते हैं, आपको करंट का पैटर्न बताएगा कि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्शन को सही चूज किया है या नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका KVL रूल, इस पर एक क्वेश्चन। मिलते हैं इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।